कहा था ना मैंने कि भाजपा में सजा का प्रावधान नहीं है। यहाँ बड़ी से बड़ी गलती करने पर भी, बड़े से बड़े फेलियर पर भी और बड़े से बड़े कांड करने पर भी मिलता है तो सिर्फ इनाम, प्रमोशन। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से अभी जो खबर हमें प्राप्त हुई है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। पता चला है कि मोदी सरकार के कैबिनेट में बहुत बड़ा रिसफल होने वाला है, यानी मंत्रियों के विभाग बदले जाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े मंत्रियों का भी फेरबदल होने वाला है और कुछ लोगों को बलि का बकरा भी बनाया जाने वाला है, यानी उनका पत्ता ही कैबिनेट से साफ हो सकता है। तीसरी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इनाम मिलने वाला है और इनाम के रूप में कौन सा बड़ा मंत्रालय मिल सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा चौथी बड़ी ब्रेकिंग हमारे सूत्रों ने यह दिया है कि तमिलनाडु की डीएमके मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रही है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मोदी सरकार के मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, कैबिनेट में बदलाव, धर्मेंद्र प्रधान की वापसी, वो भी बड़े इनाम के रूप में, अन्य बड़े बड़े मंत्रियों को भी बदलने की तैयारी। कौन कौन से विभाग हैं उस पर भी बात करेंगे, किन मंत्री जी को हटाए जाने की चर्चा है उस पर भी बात करेंगे और डीएमके को मोदी कैबिनेट में लाए जाने की तैयारी है उस पर भी बात करेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उनका कायदे से एनालिसिस भी करते हुए बीजेपी आरएसएस के कैरेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने कई बार इनके कैरेक्टर का जिक्र किया है, मगर हर बार हर नई घटना के साथ याद दिलाना जरूरी होता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह सारा खेला 10 से 12 दिन के भीतर होने वाला है। इस पूरे मामले पर हम राजनीतिक विश्लेषक श्री संजीव पांडे से भी यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस रीसफलिंग का किसे क्या फायदा होगा, बीजेपी को क्या मिलेगा, मोदी सत्ता को क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा। और मुख्य सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे चेहरों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि सूत्र यही कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करना जरूरी होता है। फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम आप ही के दम पर चलते हैं तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, देश के युवा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो एक वीडियो में मैंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को छोड़िए, सीधे सत्ता प्रधान का इस्तीफा मांगिए, यानी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जहां पर इनका रिकॉर्ड ठीक हो, जिसे दिखाकर कह सकें कि हम इस मसले में सफल हुए और पहले से बेहतर किया। उस समय खबर आई थी कि इसरो के 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा यदि आप देखें तो वित्त मंत्रालय का रिकॉर्ड गिरता हुआ रुपया दिखा रहा है, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई दिखा रही है, कॉमर्स की स्थिति, देश का व्यापार दिखा रहा है, रेलवे की स्थिति हर त्योहार में सामने आ जाती है, तमाम दुर्घटनाएं दिखा रही हैं और ऊपर से महंगा टिकट वो भी नहीं मिलना। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की स्थिति इथेनॉल दिखा रहा है, उसके बाद चीनी की महंगाई दिखा रही है। विदेश मंत्रालय का रिजल्ट दुनिया भर में भारत की छीछा लेदर दिखा रही है। नई छीछा लेदर डोनाल्ड ट्रंप के इस चेले ने किया है, नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का रिजल्ट देश भर में बनने वाली सड़कें दिखा रही हैं, पुल दिखा रहे हैं, हाईवे दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का हाल ये हो गया है कि भरी सदन में रक्षा मंत्री सैनिकों की शहादत पर कथित रूप से झूठ बोलते हैं। गृह मंत्रालय का हाल ये है कि अपने ही देश के युवाओं पर AK-47 चल रही है, पैलेट गन चल रहा है, FIR तक नहीं होती। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय बचा है जिस पर सवाल नहीं है। बहरहाल युवाओं के आंदोलन से दुनिया भर में बड़ी किरकिरी हुई है। हमारे सूत्रों का दावा है कि उसी किरकिरी पर पर्दा डालने और ध्यान भटकाने के लिए कैबिनेट में बड़े रिसफल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग सभी बड़े मंत्रालयों में बदलाव होना है, वो भी बहुत जल्द। इसमें वित्त से लेकर कॉमर्स, रेलवे, पेट्रोलियम, विदेश, परिवहन, इन सब में बदलाव हो सकता है। रक्षा में भी बदलाव हो सकता है और इसमें सबसे बड़ा दावा सूत्रों का यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की वापसी हो रही है और पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि दावा तो यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान को रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कुछ अलग देने की तैयारी है आने वाले वक्त में, यानी देश की जनता को तमाचा। और तो तमिलनाडु की डीएमके भी संभवतः मंत्रालय में शामिल होने जा रही है, यानी कहीं न कहीं भाजपाई सत्ता अगर ऐसा करती है तो एक बार फिर से साबित होता है कि बड़े से बड़े फेलियर पर भी यहाँ सजा नहीं, इनाम मिलता है, प्रमोशन मिलता है और उनकी कोई विचारधारा भी नहीं है, खाली कुर्सी से मतलब है। कल तक जिसे गालियां देते थे आज उसे सर पे बिठा सकते हैं। आइए सूत्रों के सभी दावों पर संजीव पांडे जी से चर्चा करते हैं। क्या हो सकता है, कितना हो सकता है और उस होने से क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। हमारे सूत्र जो दिल्ली में मौजूद है, खासकर लुटियंस दिल्ली में, उनका ये कहना है कि चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर और भारत के भीतर भी मोदी सत्ता की बड़ी बदनामी और बहुत किरकिरी हो चुकी है, तो उस किरकिरी पर थोड़ा सा पर्दा डालने के लिए
हाल के दिनों में, हफ्ते 10 दिन में, हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट टाइम भी दिया, लेकिन हम वो दावा नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि बहुत जल्द, हफ्ते 10 दिन के भीतर बहुत बड़े रिसफलिंग की तैयारी है। सरकार के भीतर, कैबिनेट के भीतर बड़े बड़े मंत्रालयों को इधर उधर किया जाना है, मंत्रियों को बदला जाना है। और इसमें उनका ये दावा था कि वित्त मंत्रालय से लेकर कॉमर्स, रेलवे, पेट्रोलियम, विदेश मंत्रालय, इन सब के भीतर बदलाव होने वाला है। और सबसे बड़ा उनका ये दावा है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद, युवाओं के विरोध के बाद हटाया गया पद से, उन्हें एक बार फिर से कैबिनेट में लाने की तैयारी है और संभवतः उन्हें रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा उनका एक और दावा है कि डीएमके भी कैबिनेट में शामिल हो रही है, तमिलनाडु वाली एमके स्टालिन वाली पार्टी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी को लेकर उनका यह दावा है कि इनको पूरी तरह से मंत्रालय से बाहर किया जा सकता है, कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है, और कोई भी बड़ा चेहरा अब मंत्रालय में पुराना वाला नहीं दिखेगा। तो इन सारे सवालों पर आपसे चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये जो पूरी किरकिरी देश भर में, दुनिया भर में हुई है, इसके बाद अगर सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है, तो क्या इससे कोई बदलाव आएगा? क्योंकि मंत्रालय तो कहा जाता है वर्तमान सत्ता में कि जो अफसर है वो चलाते हैं, और अफसर जो है वो सेठों के चहेते हैं। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि मंत्री कौन है? क्या चेहरा बदल देने से कोई बदलाव आएगा? देखिए, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की प्रक्रिया होती है, सामान्य रूप से जो 5 साल की सरकार एक गवर्नमेंट की होती है, उसमें 2 बार 3 बार किया जाता है। ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ। 1980 के दशक से ये स्थितियां आती रही है। कुछ लोगों को बदला जाता है, कुछ लोगों को लाया जाता है, और इसके पीछे 2 तरह के एजेंडा होता है। एक एजेंडा होता है कि सरकार की जो विफलता है उसको छुपाई जा सके। ये पहली बार ऐसा मोदी नहीं कर रहे हैं, पहले मनमोहन सिंह की सरकारों में भी ऐसा हुआ है, और उससे पहले राजीव गांधी, नरसिंह राव, तमाम ऐसी सरकारों में होता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि उस समय जो परिवर्तन होता था तो उसमें मंत्रियों के पास पावर होते थे। इवन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्रियों के पावर थे, और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्रियों के पावर थे। नरेंद्र मोदी की सरकार में जो मंत्री हैं वो समझ लीजिए कि रबर स्टैंप हैं। उनको सिर्फ हस्ताक्षर करने के अधिकार हैं, और हस्ताक्षर जो करना है वो ऊपर से डायरेक्शन आता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ने आपको बना के दिया, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल का फिर मायना क्या है? तो जस्ट ये है कि देखिए, जो विफल मंत्री थे हमने हटा दिया। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री जी अपनी विफलता को अगर मंत्रियों के मत्थे मढ़ना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है, और हमको लगता है यही कवायद होगी। क्योंकि किसी भी मंत्री, आप जिन जिन मंत्रालयों की बात कर रही है ना, वो सारे मंत्रालयों के हाथ में कुछ नहीं है। सबका डिक्टेशन कहीं से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। और मंत्री जस्ट रबर स्टैंप है, या कुछ मंत्री ऐसे ही लगाए गए हैं जो उनके सीधे बंदे हैं, तो उनके ही लोग हैं। यानी कुछ डायरेक्ट मंत्री हैं और कुछ अधिकारियों के सहयोग से मंत्रालय संभाला जा रहा है। कुछ जो मंत्री हैं जिसको संगठन के तरफ से लाया गया है या लाना ही है, 80 लोगों का, 70 लोगों का मंत्रिमंडल में जिनको भरना ही है, तो सारे कॉर्पोरेट के मंत्री तो नहीं होंगे ना। अब देखिए, इंपॉर्टेंट मंत्रालय किसके पास है? किसी जननेता के पास थोड़ी है। सारे उन लोगों के पास है जिनका कोई जनाधार नहीं है, कहीं ना कहीं से इधर उधर से घूम के आए हैं, कोई सिस्टम से आए हैं, और वो सिस्टम में उनको सिर्फ कहा गया है कि आपने साइन करना है। आपकी हैसियत नहीं थी, ना आप चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं, ना आप जननेता हैं। आप बहुत समय तक सिस्टम में रहे हैं, कॉर्पोरेट और ताकतों के लिए काम करते रहे, तो वैसे यहाँ मंत्री में बन के काम कीजिए। आप बताइए, इंपॉर्टेंट मंत्रालय में जननेता कौन है? राजनाथ सिंह को अगर माइनस कर दें, या नितिन गडकरी को माइनस कर दें, तो कौन जननेता है जो चुनाव जीत के आया है? क्या अश्विन वैष्णव चुनाव जीत के आए हैं? क्या ये जी जयशंकर चुनाव जीत के आए हैं? निर्मला सीतारमण चुनाव जीत के आई हैं? आप बताइए कौन ऐसा लोग, ये जो नेता जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय लिए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, एक सवाल सर ये भी है कि जो जितने भी अभी मंत्री इस सरकार में दिख रहे हैं, इनको अगर तमाम बड़े मंत्रालयों में बदलाव की बात हो रही है, तो फिर लाएंगे किसको? हाँ, वही मुझे आश्चर्य हो रहा है ना कि किस फेस को लाएंगे। इनसे बड़ा फेस तो अभी हमें कोई दिख नहीं रहा है। मतलब कि जो इनके पास सांसदों की एक टीम है, कोई बड़ा तो दिख नहीं रहा है। ये हो सकता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि डीएमके की बात हो रही है, तो डीएमके को कुछ लोगों को ले आएंगे, उनके पास कुछ फेस है, कोई नया सहयोगी ढूंढ रहे होंगे। टीएमसी से 1-2 को लाएंगे, लेकिन वो भी कौन है उसमें इतनी पहचान लिए हुए? जो टीएमसी की, जो टीएमसी में तो पहचान ममता बनर्जी की ही रही है, या उनके भतीजे अभिषेक की, या कुछ ऐसे लोग जो नेता अभी भी हैं जो ममता के साथ खड़े हैं। बाकी नेताओं की क्या पहचान रही है? और बाकी जो आए भी हैं, मुकुल राय टाइप आए थे, दिनेश त्रिवेदी थे, सब ममता के टाइम में थे, सारे अल्टीमेट
वो हो गए, कुछ आम आदमी पार्टी के जो सांसद टूटे उनको लेके आ सकते हैं। लेकिन इनका इनका परफॉर्मेंस क्या रहा है दूसरी पार्टियों में भी, ये भी तो देखा जाएगा ना, और यहाँ आके क्या परफॉर्म कर लेंगे। सर सवाल ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे सूत्रों ने बताया उनका ये दावा है कि नितिन गडकरी को बाहर किया जा सकता है और रक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है, लेकिन राजनाथ सिंह को हटाना बहुत आसान काम नहीं है। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। लेकिन लेकिन सर संघ के प्रोडक्ट जी, उनके इसके पीछे उनका तर्क ये है कि राजनाथ सिंह जी को प्रेसिडेंशियल कुछ दिया जा सकता है आने वाले वक्त। वो अभी बहुत टाइम है। वो राजनाथ सिंह बहुत ही राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, पहली बात। और जिस जाति से वो संबंध रखते हैं ना, अगर वो जाति उत्तर प्रदेश में अगर उनके खिलाफ हो गई ना भारतीय जनता पार्टी के, वो हाल होगा कि आप सोच नहीं सकते। राजनाथ सिंह की जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है उनकी जाति। उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण जाति है जिसकी मौजूदगी नोएडा से लेकर चंदौली तक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ऐसे ही नाराज चलते हैं ऊपर वाले से। ब्रजभूषण शरण सिंह का आप टोन देख लीजिए, जो एक मजबूत नेता है। तो राजनाथ सिंह की नाराजगी झेल नहीं सकते। और राजनाथ सिंह की जो पकड़ है संघ के अंदर बहुत पुरानी पकड़ है। राजनाथ सिंह बहुत ही विद्यार्थी परिषद से लेके तमाम वो करते हुए आगे निकले हैं। अब दूसरी बात आती है गडकरी साहब की। गडकरी साहब को भी हटाना आसान नहीं है। आप E20 के कारण हटाएंगे, लेकिन E20 तो हरदीप पुरी के अंडर में है। गडकरी साहब का आदेश को हरदीप पुरी कैसे मान रहे हैं? हरदीप पुरी को भी हटाए जाने की चर्चा है। हरदीप पुरी हटाए जा सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को वहां लाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी शायद धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो मंत्रालय देखा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस मंत्रालय में अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण से भी उन्होंने अच्छा काम किया है। जो बेसिकली जो उसके जो आपको ये लगता है कि राजनाथ सिंह जी को हटाया नहीं जा सकता, भले बड़ा इनाम देने का वादा हो? बड़ा इनाम क्या देंगे उनको? राष्ट्रपति बना देंगे, उपराष्ट्रपति बना देंगे, अभी टाइम है। और इनाम के वादों पे थोड़ा जो चतुर राजनेता होता है ना, जनाधार वाला राजनेता होता है, सिर्फ इनाम के वादों पे नहीं निकलता। वो तो कहेगा ना कि उस समय ठीक है हम रिजाइन कर देंगे, जब आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा, प्रेसिडेंट बनाना होगा, हम रिजाइन कर देंगे उस टाइम पे। इतनी जल्दी क्या है? और ये भी संभावना नहीं है, गडकरी साहब वाली संभावना नहीं है। वो डायरेक्ट मोहन भागवत के उसमें है, सिस्टम में है। इस समय जनता की नाराजगी का एक बड़ा कारण E20 इथेनॉल बना हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इसको आधार बना के, और एक चर्चा ये भी है कि ये जो CJP का आंदोलन था, इसमें इनके बेटों ने कथित रूप से कुछ उनका सहयोग था, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। तो उसको आधार बना के हटाने की तैयारी है। आपको लगता है कि नागपुर के गडकरी जी पर हाथ लगाने की जरूरत गुजराती जोड़ी करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए E20 की जहां तक बात है तो गडकरी अकेले जिम्मेवार नहीं है। एक पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है कि लोगों की गाड़ियां खराब करनी है। क्या आपको लगता है कि इस सरकार में गडकरी इतना बड़ा फैसला ले लेंगे अपने मंत्रालय से बाहर जाके? हरदीप सिंह पुरी जो है वो मंत्रालय है, फैसला उनके डिपार्टमेंट के तेल में इथेनॉल मिलाना है, वो गन्ना मिलाना है, ये क्या गडकरी फैसला लेंगे? गडकरी के बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं कि उनके बेटों का क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के इशारे के बिना E20 का खेल चला? हाँ, गडकरी को यह हो सकता है कि जितने हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें जो लो क्वालिटी मटेरियल यूज हो रहा है, जो हाईवे फंस रहे हैं, लेकिन हाईवे फंस रहे हैं तो गडकरी जी वहां भी निकल जाएंगे, कहेंगे अडानी का हाईवे फंसा है, भाई प्रधानमंत्री जी की दोस्त है, मैं क्या करूं? गंगा एक्सप्रेसवे अगर फंसक गया है तो हम क्या करें? अगर कानपुर से लखनऊ का एक्सप्रेसवे फंसक गया है तो उसमें भी भाजपा के किसी सांसद का कंपनी का नाम आ रहा है, उनके भाई का कंपनी का नाम आ रहा है, तो गडकरी जी कहेंगे कि तो संगठन के लोग हैं, संगठन ने कहा था, हमने दे दिया ठेका। तो गडकरी जी यहाँ भी साफ निकल जाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब मिल बांट के सारा खेल होता है तो एक आदमी पे दोष देना बड़ा मुश्किल होता है। एक ठीकरा फोड़ना मुश्किल होता है। अच्छा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी को वापस लाने की बात हो रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये वापसी देश के युवाओं के मुंह पर तमाचा है, या फिर ये दिखाने की कोशिश है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और हमारे यहाँ किसी को सजा नहीं मिलती, इनाम मिलता है? देखिए सारा कुछ सामूहिक खेल होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक लूट होती है और सामूहिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। CJP का ये डिमांड ही गलत था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। इस्तीफा देने के बाद जो नए आए हैं उन्होंने क्या क्रांति ला दी, अभी नजर आ रहा है। फिर धर्मेंद्र प्रधान तो
जब भी प्रधानमंत्री चाहते इस्तीफा ले लेते। धर्मेंद्र प्रधान की तो इतनी हैसियत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान से भी ज्यादा कांड तो कर दिया अमित शाह जी ने, पहले ढक्कन चलवा दिया। अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं? बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत छोटे शिकार को टारगेट किया सीजेपी वालों ने। इनफैक्ट ये सारा कुछ इतना बड़ा खेल है कि धर्मेंद्र प्रधान अकेले नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान सबका पोल खोलने लगेंगे तो सब फंस जाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान को लाना इनकी मजबूरी होगी। धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी देवेंद्र प्रधान भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान का कैरियर एबीवीपी से शुरू हुआ है 1980 के दशक में। 1990 के दशक में वो युवा मोर्चा के नेता रहे हैं, संगठन के व्यक्ति है वो। कोई कांग्रेस पार्टी से आए हुए थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी से आए हुए लोगों को आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिए। वेस्ट बंगाल में कौन से है वो? शुभेंदु अधिकारी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। हिमंता विश्व शर्मा को मंत्री बना दिया। धर्मेंद्र प्रधान को आप बाहर कर देंगे, कैसे चलेगा भाई? सामूहिक लूट अगर हो रहा है तो एक व्यक्ति का बलि कैसे लेंगे? तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे होंगे कि हमें बलि का बकरा क्यों बना रहे हो, हमें लेके आओ। तो उनको रिवार्ड देना पड़ेगा। सरकार फंसी हुई है इस खेल में। तो सर ये बताइए कि इसका कोई फायदा, ये जो रिसफलिंग की बात हो रही है, बड़े बड़े मंत्रालयों में बदलाव की बात हो रही है, लगभग सभी बड़े में होने की बदलाव की बात हो रही है, तो इससे कोई फायदा बीजेपी को या मोदी सरकार को या फिर देश को मिलने वाला है? कोई फायदा? देखिए, फायदा दिमाग में अगर जनता का कल्याण होगा तो किसी को भी मंत्री बना देंगे, फायदा होगा। जब इनके उद्देश्य ही जनता का भलाई नहीं है, उद्देश्य ही देश के कुछ पूंजीपति घरानियों को देश का संपत्ति देना है, क्या फायदा होगा? जनता को इन्होंने 5 साल बरगलाया, फिर 5 साल और बरगला दिया। 10वें साल में जनता समझ गई थी तो इनको पटक दिया, थोड़ा सा झटका दिया। अगर इलेक्शन कमीशन का सहयोग ना होता तो 50-60 सीटें और है हार जाते। तो जनता तो इनको समझ चुकी है, अब चाहे जो करें। और बाकी बीच बीच में बहुत सारे फैसले जो है बाहर वाले क्या चाहते हैं भी देखना होगा ना। अब गौर साहब ने आज बोल दिया, जो कांड कर दिया, तो बहुत अभी मैं आपको यही जानना चाहता था कि पिछले दिनों जो अमेरिकी राजदूत हैं ये गए थे कश्मीर, वहां जाके कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जबकि ये इंटीग्रल पार्ट है। ये इस बात को उन्होंने कहा और इसके बाद पाकिस्तान की नाराजगी, ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी। और अब एक कार्यक्रम में उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से ये रिक्वेस्ट किया था, मतलब हमारी सरकार ने, कि प्रेस वाले सवाल न करें, प्रेस वाले रहें, यानी गोदी मीडिया बन जाए, सवाल न करें। तो ये जो पोल खोली जा रही है, इसको आप ये रिसफलिंग से कैसे जोड़कर देखते हैं? क्या मंत्रालयों में भी विदेशी सत्ता का कुछ होता है? पहले क्वेश्चन का सवाल देता हूँ। गौर साहब ने 10 दिन में 2 कांड किए। कश्मीर जाके थोड़ा सा असीम मुनूर की चूड़ी टाइट करी, ये बोल के कि अभिनंग है, अभिनंग नहीं, महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। मतलब इंडिया को पूरी तरह से शाबाशी भी नहीं दी, पूरा सपोर्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके पाकिस्तानियों की चूड़ी टाइट करी कि बहुत तुम मक्का एग्रीमेंट कर रहे हो तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ, बेटा लाठी टूटे। हाँ। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी चूड़ी टाइट कर दी, इनको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज तो इनका मालिक ट्रंप बहुत दिन से कर रहा है, गोर का जो मालिक ट्रंप है जी, लेकिन उसका एक जो कारिंदा है वो भी एक्सपोज करने लगा। मालिक तो मालिक का बराहिल समझते हैं ना, जमींदार का जो बराहिल होता था, लठाइत, अब उसका लठाइत भी उल्टा सीधा पकने लगा, आके यहीं पे हमारी ही धरती पे बैठ के पक रहा है। चाहे दुनिया किसी भी जगह पे क्या पक रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, बोल तो दिया उसने, अब बोलने के पीछे बड़ा खेल लग रहा है। मंत्रालयों के फेरबदल में भी वो कुल चूड़ी टाइट करेगा। तो ये विदेशी सत्ता का भारत के मंत्रालयों में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? लंबे समय से इंटरेस्ट रहा है। इसके लिए मोदी जी को आप अकेला दोष नहीं देंगे। पहले भी मंत्रिमंडल में पहले भी महत्वपूर्ण कुछ ऐसे मंत्रालय जिसमें नीतिगत फैसले जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करते हैं, वहां पे अमेरिकी प्रशासन का हस्तक्षेप होता है। ये चाहे दुनिया के जो, आपको मणिशंकर अय्यर का जो पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाया गया था, उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने जो दर्द बयां करी थी मनमोहन सिंह के सरकार के समय, उस समय क्लियर हो गया था कि किसके कहने पे मणिशंकर अय्यर को मंत्रालय से हटाया गया था। तो निश्चित रूप से जो पेट्रोलियम मंत्रालय हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट लिंक किसका है? एलन मस्क का है, कई अमेरिकी उनके है। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, किसका इंटरेस्ट है? आपका अभी व्यापार घाटा किसके साथ चल रहा है, किसके साथ अमेरिका से आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, चाहे जो भी एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट होना है,
तो ऑटोमेटिक उस मंत्रालय में भी अमेरिका का इंटरेस्ट है। और आप देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन मैंने बताया ही, और फिर उसके बाद आप देखिए कि पेट्रोलियम और एनर्जी जो पूरा वेस्ट एशिया का बाहर हो रहा है, तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो सारा का सारा दुनिया के तमाम ऐसे देश जहां ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत है और जहां दुनिया में ऊर्जा के सबसे ज्यादा उत्पादन है, वहां पे अमेरिकी इंटरेस्ट होता है। भारत दुनिया के एक बहुत बड़ा ऊर्जा का खपतकार दूसरा है, तीसरे नंबर वाला देश है। यहाँ तेल बेचा जाता है, सऊदी अरबिया में तेल का उत्पादन होता है, तो अमेरिकी कैसे बाहर रहेंगे? वो कहेंगे जनाब मंत्रालय जो है हमारे हिसाब से आप सेट करो। पूरी साहब रिटायर होने वाले हैं, राज्यसभा उनका खत्म होने वाला है, राज्यसभा में अगर रिन्यूअल हो गया तो इस मंत्रालय में रहेंगे। लेकिन पूरी साहब ने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं, आप जिसकी आप विवेचना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पूरी साहब कहाँ से आए हैं कि इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर को इतना बड़ा मंत्रालय क्यों दिया गया। विदेश मंत्रालय एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। जयशंकर साहब है आपके सामने, IFS रहे, अमेरिका में भी रहे, चाइना में भी रहे। मोदी जी बड़ी उम्मीद से लेके आए थे, लेकिन ये हर फ्रंट पे फेल रहे हैं। अब वहां पे अमेरिकी प्रशासन किस तरह से उनको देख रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डिफेंस डील के हिसाब से। रक्षा मंत्रालय सिर्फ हमारी सेना को नहीं देखता है, सेना के स्ट्रेंथ को नहीं देखता, सेना की खरीद को भी देखता है। भारत अपने आप में इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर तो है नहीं सैन्य खरीद में। अमेरिका लंबे समय से प्रेशर करता रहा है कि आप रशियन जो सैन्य व्यापार, जो सैन्य हथियार है, उस पर डिपेंडेंसी खत्म करें, आप हमसे लें। भारत रशियन जो वेपन्स का खरीदार शुरू से रहा है लंबे समय से, आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमें रशियन आर्म्स इंडस्ट्री से आता है, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर दलाली होती है, खूब पैसे कमाए हो जाता है। आपने एयरफोर्स खरीदा किससे? अपना जो एयरफोर्स जो फोर्स का जो खरीदा, फ्रांस से खरीदा, राफेल खरीदा, उसमें भी बहुत गेम हुआ उस समय, बहुत सारे विवाद हुए, मामला दलाली तक पहुंचा। अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री का और वेस्टर्न आर्म्स इंडस्ट्री का, यूरोपियन आर्म्स इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट इंडियन आर्म्स मार्केट में। तो रक्षा मंत्री कौन हो, उस पे भी एक बड़ा खेल होता है, और उसमें विदेशी ताकतें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तो आपको लगता है कि ये अमेरिकी राजदूत ने ये जो कहा है कि मतलब एक तरह से बेइज्जती की है, घोर बेइज्जती किया है, ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है रिशफलिंग से पहले? हाँ, चूड़ी टाइट करने की उनकी हमेशा आदत रहती है जब कुछ ना कुछ करवाना होता है। तो आप देखिए हमेशा जैसे बहुत सारे लोग, ये बात तो आई रही है ना कि इथेनॉल में 20% अमेरिकन प्रेशर में कम किया, क्योंकि अमेरिकन मक्का का इस्तेमाल भी इथेनॉल में होगा। तो हमारी सरकार लेटती रही है, झुकती रही है उनके सामने, इसमें कोई शक नहीं है। इंदिरा गांधी वाला कैरेज इनमें नहीं है, या भूल जाइए, दम नहीं है। और ट्रंप, अगर इनके अंदर इतना कैरेज होता तो ट्रंप को धमका देते हैं खुलेआम, लेकिन ट्रंप तो हमेशा बोल रहा है, वो उल्टा रहा है कि उस व्यक्ति ने दर्जनों बार, लगभग 100 से ज्यादा बार बेइज्जत किया है। और ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक नेता की बेइज्जती नहीं, बल्कि पूरे भारत की और भारत की ट्रंप आप देखिए, आज जो आप अभी जो बोल रहे हो ना, स्वर्गीय गौर साहब वाली जो बात बोल रहे थे आप, कि उन्होंने ये बोला प्रधानमंत्री के बारे में, आपको याद नहीं? इससे पहले अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ट्रंप और वो क्या कहा जाता है, नरेंद्र मोदी दोनों थे। उसमें अडानी को लेकर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पत्रकार ने कर दिया था, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे थे। वो कुछ पूछा उसने, कुछ जवाब इन्होंने कुछ दिया था। लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, ये सब समझ आ गया। आप देखिए ट्रंप ने वहां पे भी, आप क्या समझ रहे हो कि वो सारे क्वेश्चनिंग करवाने में ट्रंप की भूमिका नहीं होगी? पत्रकार क्या अच्छा, इस मामले में भी सर, इस मामले में भी जो राजदूत है अमेरिकी, उनका कहना है कि ट्रंप ने पहले वादा कर दिया कि ठीक है कोई सवाल नहीं होगा, और जब मंच पे पहुंचे तो पत्रकारों से पूछने लगे ठीक है सवाल करो, और 45 मिनट तक चला। नहीं, वो कहते हैं कि ट्रंप भूल गए। देखिए कितना शरारती दिमाग है सर्गेई गौर, कहता है ट्रंप भूल गए। अरे भैया, जो ये नहीं भूल रहा है कि पाकिस्तान से जब सीज फायर हुआ 3 दिन में, 100 बार में नहीं भूला, बार बार ये बोलता रहा कि भारत के कितने विमान गिरे, उसको संख्या तक याद थी। तो इतना भुलक्कड़ आदमी तो हमको लग नहीं रहा है, वो इतना भुलक्कड़ तो नहीं लग रहा है। वो बहुत ही नटोरियस टाइप का आदमी है, जो किसी को जलील करने में बहुत आत्ममुग्ध होता है, मजे लेता है दुनिया भर के लोगों को जलील करने में, दबाव बनाने में। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो मंत्रालय में जो फेरबदल जो आपको दिख रहा है, ये रिशफलिंग से भारत को कोई, जनता को कोई फायदा नहीं होना है। रिशफलिंग के पहले अगर E20 ये खत्म कर दे तब फायदा होगा। फैसले प्रधानमंत्री अभी बोल दें, जो मंत्री हैं उसी से ले लें। आप निर्मला सीतारमण को बोले, फूड एंड सप्लाई वाले मंत्री को बोले कि चीनी का दाम इमीडिएट घटना चाहिए। जनता को तो इससे राहत चाहिए ना। मंत्रियों के मंत्रिमंडल में चाहे कोई बैठ जाए, भीम सिंह बैठे चाहे राम शुक्ला बैठ जाए, उसको क्या लेना देना?
जो जनता को चेहरे इमीडिएटली बदलने से क्या होगा, नीतियां बदलनी होंगी पेपर और लीक ना हो। हाँ बिल्कुल, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, नीतियां बदलनी होंगी और प्रो पीपल फैसले लेने होंगे। बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कायदे से सारी चीजों को बताया।